हेलो एवरीवन। देखिए बच्चों, मैं इस पर्टिकुलर चैनल को फन विद फिज़िक्स को कुछ इसी तरीके से बनाना चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही बच्चे जो हैं वो अच्छे से इस चैनल का उपयोग करके फ़िज़िक्स को आसानी से समझ पाएँ। इसलिए मैं वीडियोस को भी इसी पैटर्न पे बनाता हूँ कि एक जो पहली बार भी देख रहा हो ना, उसे अलग से ऐसा नहीं लगे कि ये वीडियो मैंने बीच में चालू कर दिया है तो मेरे को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप अगर कोई भी वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो आसानी से समझ में आ जाएगा, इसका पहले वाला देखूंगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए तो आज का टॉपिक चालू करते हैं। अपन ने अभी तक पोटेंशियल के बारे में पूरा पढ़ लिया है जितना हमारे कोर्स के अंदर था, है ना। अपन ने पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा है, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लिया है, पोटेंशियल ड्यू टू sphere that can be a conducting sphere, that can be a solid non-conducting sphere, that can be a hollow sphere। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया है, ये इतना अपना हो चुका है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। टॉपिक क्या है हमारे पास में? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्या चीज़ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कहाँ से आया? तो अपन ने पोटेंशियल पढ़ रखा है बच्चों, पोटेंशियल से ही क्या बनता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बनता है। तो थोड़ा सा पहले पोटेंशियल समझते हैं। पोटेंशियल क्या बोलता है? पोटेंशियल ये बोलता है कि किसी पॉइंट चार्ज को, समझिए किसी यूनिट पॉइंट चार्ज को या यूनिट टेस्ट चार्ज को, और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो किसी भी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में हमने जितना वर्क कंप्लीट किया है, दैट वर्क विल बी पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। वो वर्क क्या होगा? वो पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस पॉइंट चार्ज को, जो आपने टेस्ट चार्ज लिया था, इसको चेंज करें किसी अदर चार्ज Q1 से। ठीक है, अब आपके पास में जब आप ये बोलते हैं कि किसी Q1 चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आते हैं, ठीक है, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। लेकिन इस बार जो वर्क किया है वो आपका जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम का क्या बन जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना सा ही केस चेंज था कि अगर आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हटा करके किसी रैंडम चार्ज Q1, Q2, Q3 की बात करते हैं या फिर ग्रुप ऑफ चार्जेस की बात करते हैं, तो किन्हीं ग्रुप ऑफ चार्जेस को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने तक जितना वर्क किया जाता है, दैट वर्क विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वो वर्क कौन कर रहा है? तो सीधी सी बात है, कोई अदर सब्सटेंस कर रहा होगा। अदर सब्सटेंस मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो वर्क कर रहा होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर अपन जब पॉइंट को पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को, तो ये पॉइंट डिवाइड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, electrostatic potential energy for the system of 3 point charges, and the electrostatic potential energy for the system of n point charges। इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं electrostatic potential energy of a system of 2 point चार्जेस। देखिए बहुत सिंपल सा है, ये कैसे होगा बच्चों? लेट सपोज कीजिए वी हैव अ चार्ज Q1 हियर एट समवेयर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इट इज़ अ इन वैक्यूम। मान लीजिए कि दिस इज द चार्ज Q1 इन वैक्यूम, समवेयर इन वैक्यूम, एंड इट्स वेक्टर पोजीशन इज R1 वेक्टर, है ना। इसका अगर अपन बोलेंगे कि इसको अगर आप वेक्टर में शो करें कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो हमने बोला कि ये R1 पोजीशन वेक्टर के ऊपर है। ठीक, फिर अब आपको क्या करना है? यहाँ पर कोई पॉइंट P है बच्चों, एंड दैट पॉइंट P इज ऑलमोस्ट स्मॉल r डिस्टेंस अवे फ्रॉम Q1 चार्ज। Q1 चार्ज से वो पॉइंट P कितना दूर है? r डिस्टेंस पर है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों? एक चार्ज है Q2,
इस Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट P तक लेकर आ रहे हैं। कहाँ तक लेकर के आ रहे हैं? पॉइंट P तक लेकर के आ रहे हैं। ठीक, तो ये जो वर्क किया, ठीक है, इस चार्ज Q2 को इस पर्टिकुलर पॉइंट P तक लाने में, ये वर्क इन दोनों चार्जेस से, कौन से दोनों चार्जेस हैं? Q1 और Q2, इन दोनों चार्जेस से जो बना हुआ सिस्टम है 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम हो जाएगा। इस सिस्टम का क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे वर्क किया जाएगा? बहुत सिंपल सा केस समझिए। तो आपको पता होना चाहिए कि P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, किसके कारण? ड्यू टू Q1 चार्ज, क्योंकि इनिशियली यहाँ पे सिर्फ और कोई चार्ज है नहीं, Q1 चार्ज है। ठीक, तो हमने लिखना है यहाँ पर, वी नो दैट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 चार्ज। ठीक है, Q1 चार्ज के कारण पोटेंशियल हमने बोला V है, एंड दैट विल बी K। चार्ज था Q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, दैट इज R। अरे यही तो पढ़ते हो, KQ डिवाइडेड बाय R है ना। K को आप क्या लिख सकते हैं वैक्यूम के लिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो आप, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ये पोटेंशियल हो गया यहाँ पर। अब देखिए, अब वर्क कौन से चार्ज को लाने पर? Q2 चार्ज को लेकर के आ रहे हैं। नाउ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 charge from infinite to point P। पॉइंट P तक आप क्या लेकर के आ रहे हैं? उस Q2 चार्ज को लेकर के आ रहे हैं। तो वर्क डन देखना है। अब वर्क डन कहाँ से देखोगे? ये चीज़ आप पढ़ चुके हो बच्चों। कैसे भाई? आप V इज टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई Q पढ़ चुके हैं क्या? है ना। सो द W वर्क विल बी Q इंटू V। यहाँ पे ये Q कौन सा चार्ज होगा? सोर्स चार्ज, या जिस चार्ज को हम मूव कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये जो Q है ये कभी भी सोर्स चार्ज नहीं होगा। ये कौन सा होगा? जो चार्ज मूव कर रहा है वो होता है। ठीक है, अपन इस Q को यूनिट पॉजिटिव मानते हैं, तभी तो बोलते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क होता है दैट इज पोटेंशियल। ठीक है, तो मूव किसको कर रहे थे? यूनिट पोटेंशियल चार्ज को, इसलिए 1 लिखा था। ठीक है, चलिए अब अगर आप Q1 चार्ज को लेकर के आएंगे तो यहाँ पर Q1 चार्ज आएगा, लेकिन हम यहाँ पे Q1 को तो सोर्स चार्ज मान रहे हैं, तो इस बार कौन से चार्ज को मूव करवा रहे हैं? Q2 चार्ज को मूव करवा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? Q2 आना चाहिए। ठीक है, तो अब ये समझिएगा, वर्क विल बी Q इंटू V, और यहाँ पर Q वो चार्ज है जिसे मूव किया जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, सो द वर्क W विल बी Q2 इंटू V। What is V? V is potential at that point, and Q2 is the charge which is we are moving from infinite to point P। देखिए, अब इसकी वैल्यू पुट कीजिए। Q2 ऐसा का ऐसा, V की वैल्यू कितनी है? KQ1 डिवाइडेड बाय R। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, दैट इज द वर्क डन इन मूविंग द Q2 चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट P। और यही वर्क किसमें कंज्यूम हो जाएगा, या फिर आप बोलेंगे कि इट विल बी स्टोर एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस वर्क will be stored as electrostatic potential energy of the system। ठीक है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और जिसे हम U से रिप्रेजेंट करेंगे KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, सॉरी R। फिर K को आप वैक्यूम में कितना लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? चलिए, ये हो जाएगा, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब ये बात ध्यान में रखिएगा, आपको पता है पोटेंशियल कैन बी नेगेटिव, पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव। ठीक है, या फिर ये बात और ध्यान में रखें कि ये चार्ज Q1 और Q2 की प्रॉपर्टी जो है वो डिफाइन करती है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी,
पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, है ना। देखिए पोटेंशियल भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। अगर दोनों चार्ज का नेचर सेम है, दोनों की सेम प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या है, अगर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, देन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव। ठीक है, या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही आता है, प्लस ही आता है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों चार्ज का नेचर डिफरेंट है, ठीक है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। अब अगर मैं बोलूँ, समझता है इस चीज को, एक सिस्टम है और वो सिस्टम किसका है, तो हम बोलते हैं एटम का सिस्टम है। एटम मतलब उसके पास में एक न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस में लेट सपोज करो एक ही प्रोटॉन है ना। अपन हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, और उसके अराउंड एक नेगेटिव चार्ज जो है वो मूव कर रहा है। तो इस सिस्टम में दो चार्ज हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होना चाहिए या फिर पॉजिटिव होना चाहिए? आंसर है नेगेटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज प्लस में लिखोगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में लिखोगे, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, देन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। पता चला ये? चलिए, और दूसरा क्या, अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है ना इस तरीके के केस के अंदर, तो हम बोलते हैं दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज ए एनक्लोज सिस्टम, है ना। उसके अंदर एक जो है दूसरे को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, बांधे रखने का काम करता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो ये पता चला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। ठीक, अब अपन बात करेंगे 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए, और ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, फर्स्ट सब्सक्राइब द चैनल बच्चों, और वीडियोस को लाइक करते हुए चलें। आपके पास में टाइम है तो इन्हें शेयर भी करें। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, नाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज। अब ये थोड़ा सा समझिए, इसमें हम थ्योरी के साथ में भी काम करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछा जाता है। 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए तो न्यूमेरिकल आ जाता है, इसके लिए डेरिवेशन भी एक्सप्लेन होता है। तो इसी से ही हम n पॉइंट चार्ज सिस्टम को भी डेराइव करेंगे, तो ये डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट समझिए इसका डेरिवेशन का। हम बोल रहे हैं 3 पॉइंट चार्ज होने चाहिए, तो हमने चार्ज लेना है Q1, Q2 और Q3। ठीक है, अब कुछ ऐसा है बच्चों कि आप समझिए कि शुरुआत में ये जो तीनों चार्ज हैं ना, Q1, Q2 और Q3, ये तीनों चार्ज एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। अगर चार्जेस के मिड का डिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तो क्या वो एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर सकते हैं? आंसर है नहीं कर सकते। क्यों भाई? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, KQ1, समझिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। अब जब डिस्टेंस को ही आप इनफाइनाइट कर दोगे तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो शुरुआत में वो कहाँ पर थे, एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे थे। ठीक, अब आप Q1 चार्ज को या किसी भी चार्ज को, हम पहले Q1 को लेकर आ रहे हैं, हम Q1 को एक ऐसे पॉइंट पर लेकर के आ रहे हैं जहाँ पे शुरुआत में पोटेंशियल 0 था। इनिशियली द पोटेंशियल इज 0 एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर क्या है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो 0 है। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, तो आप Q1 को जब उस पॉइंट पर लेकर के आओगे तो कोई वर्क करना पड़ेगा क्या? सीधी सी बात है, नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि उस Q1 के ऊपर कोई दूसरा चार्ज फोर्स ही नहीं लगा रहा था। अदर चार्ज उससे इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर थे, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर थे, तो कोई दूसरा चार्ज फोर्स ही नहीं लगा रहा था। ठीक है, तो ये बात समझिए। तो इस चीज को हमने स्टेप 1 के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हमने लिखा स्टेप 1। क्या भाई, स्टेप 1 में हम क्या लिखेंगे, लेट सपोज दैट all the charges
are at infinite distance away from each other. ठीक है, एक दूसरे से कितना दूर है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है. सो द वर्क डन इन bringing charge q1 from infinite to a point where initially पोटेंशियल इज 0. ठीक है, तो वहां पर अपन लेकर के आ रहे हैं, तो वर्क कितना होगा? आंसर है 0. पहले चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता, लेकिन अब सिस्टम में हमारे पास में क्या आ चुका है बच्चों? एक चार्ज आ चुका है, और वो कौन सा चार्ज था? Q1 चार्ज था. ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं? सिस्टम में Q1 चार्ज आ चुका है, अब Q2 चार्ज को लेकर के आ रहे हैं. ठीक है, तो अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं. तो सेकंड स्टेप में आप क्या कर रहे हैं? Q2 चार्ज को लेकर के आ रहे हैं. कहां पर? Q1 के पास में लेकर के आ रहे हैं. तो हम कुछ ऐसा समझ सकते थे कि यहां पर चार्ज, देखिए यहां पर चार्ज था Q1 जो पहले से ही लोकेटेड है, और इससे कुछ डिस्टेंस, लेट सपोज कीजिए द डिस्टेंस इज R12, और इस R12 डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, लेट सपोज कीजिए दैट पॉइंट इज X. ठीक है, और इस x पॉइंट पर आप क्या लेकर के आ रहे हैं? एक चार्ज लेकर के आ रहे हैं. दैट चार्ज वाज Q2, और Q2 को कहां से लाया जा रहा है? इनफाइनाइट से लाया जा रहा है. ठीक है, नाउ अब देखिए, नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 at point X from infinite. ठीक है, इनफाइनाइट से आप कौन से चार्ज को लेकर के आ रहे हैं? Q2 चार्ज को लेकर के आ रहे हैं. कहां पर लेकर के आ रहे हैं? X पॉइंट पे लेकर आ रहे हैं. वो कितना दूर था? R12 डिस्टेंस दूर था. तो Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क होगा? आप सभी को पता है भाई, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था. W2 कौन से चार्ज को मूव कर रहे हैं? आंसर है Q2 चार्ज को मूव कर रहे हैं. Q2 चार्ज को मूव किया तो आपको X पॉइंट पे पोटेंशियल पता होना चाहिए. भाई X पॉइंट पे पोटेंशियल कौन से चार्ज के कारण था? आंसर था Q1 चार्ज के कारण था. तो Q1 चार्ज के कारण मैंने उस पोटेंशियल को लिख दिया है V1. ठीक है, या फिर पोटेंशियल एट X पॉइंट Vx लिख देता हूं मैं. ठीक, चलिए ये कितना हो जाएगा? आंसर है Q2, और X पॉइंट पे पोटेंशियल इतनी डिस्टेंस के चार्ज Q1 और डिस्टेंस कितना है? R12 है. ठीक है, अब ये समझिए, तो ये कितना हो जाएगा? दैट विल बी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12. दैट विल बी द वर्क डन इन मूविंग द सेकंड चार्ज और ब्रिंगिंग द सेकंड चार्ज इनटू द सिस्टम. ठीक है, अब अपने पास में 2 चार्ज आ चुके हैं सिस्टम के अंदर, 2 चार्ज हो चुके. अब कौन से को? थर्ड चार्ज को लेकर के आ रहे हैं. ठीक, वापस से तीसरा पॉइंट हमारे पास में जाए. Now work done in bringing Q3 charge from infinite to पॉइंट y. देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर Q1 चार्ज है,
इस x पॉइंट पे Q2 चार्ज था और ये जो पॉइंट है यहाँ पर अपन ने पॉइंट लिया y डायग्राम के अंदर, और यहाँ पर हम कौन से चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, Q3 को। कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे हैं। तो आपको y पॉइंट पे पोटेंशियल पता होना चाहिए। y पॉइंट पे पोटेंशियल किसके कारण होगा, तो आंसर है Q1 चार्ज भी यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल देगा और Q2 चार्ज भी यहाँ पर पोटेंशियल देगा। सो द रिजल्टेंट पोटेंशियल एट y पॉइंट विल बी द पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज प्लस द पोटेंशियल ड्यू टू Q2 चार्ज, दोनों के कारण जो पोटेंशियल होगा उसका एल्जेब्रिक सम होगा बच्चों। अब आपको ये डिस्टेंस देखने की, डिस्टेंस है कितनी, तो आंसर है ये वाले डिस्टेंस, Q3 चार्ज को लेकर के आ रहे हो ना, और तो 1 और 3 के बीच में इस डिस्टेंस को हम लिखेंगे R13, 2 और 3 के बीच की इस डिस्टेंस को अपन लिखेंगे R23। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा समझिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द वर्क डन विल बी W3 एंड दैट विल बी, कौन से चार्ज को मूव कर रहे हैं, Q3 चार्ज को, और यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट Y। इस Y पॉइंट पे पोटेंशियल को अपन देखेंगे। Y पॉइंट पे पोटेंशियल किसके कारण है, Q1 के कारण है, Q2 के कारण है। तो आप लिख सकते हैं Q3 फिर पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 चार्ज एट पॉइंट Y। इस तरीके से आप उस चीज़ को लिख सकते हैं। अब देखिए Q3 पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज कितना है भाई, आपको पता होना चाहिए। Q1 चार्ज के कारण KQ डिवाइडेड बाय R1, तो ये होगा K चार्ज Q1 डिवाइडेड बाय R12 लिखा, सॉरी 13 लिखा जाएगा, ये डिस्टेंस 13 थी, R13 प्लस नेक्स्ट K चार्ज सोर्स चार्ज Q2 और फिर डिस्टेंस R23, ये 23 है ना डिस्टेंस, इसको आप यूटिलाइज करो, हो गया। तो ये कितना आएगा बच्चों, फाइनली आपके पास में होगा K Q1 एंड Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। इस तरीके से आपका ये क्या मिला, आपको वर्क डन मिला, ये तीसरे चार्ज को लाने में जितना वर्क किया। अब सिस्टम का आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो क्या होगा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी द सम ऑफ ऑल द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पर्टिकुलर सिस्टम, इनटू दैट पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है, सारे चार्जेस को इनफाइनाइट से उस सिस्टम में लाने के लिए जितना वर्क किया है, दैट वर्क इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी वर्क आपने किए ना, इनका सम करना पड़ेगा, तभी जाके तो आपको क्या मिलेगा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। तो आपने इनको इक्वेशन बना देना है। ठीक है, अब आप इसे उतार लीजिएगा, मैं अभी इसे रब कर रहा हूँ, ये समझ में आ गया होगा बच्चों। आपको नोट्स में भी इसी तरीके से ही काम करना है। ठीक है, चलिए तो इसको हटा देते हैं। अब मेरे को तो इक्वेशन पता है, आप उतार चुके होंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, तो अपन को क्या लिखना है, द वर्क डन इन bringing the charges from infinite to the system will be stored as electrostatic potential energy of the system. So क्या होगा भाई, that entire work done is the potential energy and that will be W1 plus W2 plus W3। W1 क्या है भाई, 0 है, आपको पता होगा। W2
के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, ठीक है। फिर W3 के Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस के Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23, यही है। चलिए, तो फाइनली आपको 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, दैट विल बी के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। अरे जीरो लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना बच्चों। चलिए, फिर के Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस के Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। इस तरीके से ये पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। ये 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये अगर आप देखोगे बच्चों, तो आप आसानी से इसी चीज़ को बेस मान करके 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए भी फॉर्मूला बना सकते हैं और n पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए भी फॉर्मूला बना सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। किस तरीके से, तो देखो मैं आपको तरीका बताता हूं। अब यहां पर आप ये स्टार लगा करके अपनी कॉपी में लिख लेंगे। डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए। अब मैं काम कर रहा हूं 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए। सिमिलरली फॉर 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम। अब ये पैटर्न मैं आपको याद करवा रहा हूं। पैटर्न क्या है, आप यहां पर कितने चार्ज हैं, तो आंसर है 4 हैं। तो आप लिख दीजिए पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज और चौथा चार्ज। इस तरीके से डॉट बना दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। तो पहले का कॉम्बिनेशन दूसरे के साथ में, पहले का कॉम्बिनेशन तीसरे के साथ में और पहले का कॉम्बिनेशन किसके साथ में, चौथे के साथ में, फोर्थ चार्ज के साथ में, ठीक है। तो पहले और दूसरे मतलब फर्स्ट और सेकंड चार्ज के बीच में अगर कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में कौन कौन सा पार्ट आएगा वो देखिए। तो Q1 एंड Q2 इन दोनों से डिवाइडेड बाय डिस्टेंस R12, इन दोनों की डिस्टेंस R12। अब हम सेट देखेंगे 1 और 3 का, तो ये हो जाएगा के Q1 Q3 और इनके मिड का डिस्टेंस R13। फिर आप देखोगे Q1 और Q4 का, तो ये हो जाएगा के Q1 Q4 डिवाइडेड बाय R14। हो गया। Q1 चार्ज को हटाओ भाई, Q1 से जितने सेट बनने थे आगे की तरफ हो चुके हैं। अब किसके लिए, तो अब 2 से बनाएंगे। 2 से सेट किसका, सबसे पहले तो 2 और 3 का है ना, और 2 और 4 का, इन दोनों का सेट बनेगा और एक इन दोनों का सेट बनेगा। पीछे नहीं जाना है आपको, आगे की ओर ही मूव करना है, ठीक है। तो हमने देखा पहले तो 2 और 3 का, ये हो जाएगा के Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। फिर 2 और 4 का सेट, के Q2 Q4 डिवाइडेड बाय R24। डन हो गया। चलिए, प्लस ये तो Q2 से हो गया। अब Q3 से देखो, Q3 के पीछे तो जाना ही नहीं है, आगे चलोगे तो सेट किसके बीच का, Q3 और Q4 का, और इसके अलावा आगे कोई चार्ज है नहीं, ठीक। तो हमने क्या लिखना है, के Q3 Q4 डिवाइडेड बाय R34। फिर चलो 4 पे, 4 के आगे कोई चार्ज है क्या, नहीं है, कंप्लीट हो गया है। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम, ठीक है। ये समझ में आया आपको, बहुत सिंपल था। इस तरीके से आप डॉट बनाओगे, आसानी से क्या बना सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं, आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। ये बात और ध्यान रखें, आप इसको R12 भी लिख सकते हैं, तो आर से आप R21 भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस से बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में तो लिख भी नहीं सकते ना एनर्जी को, एनर्जी इज अ स्केलर थिंग, ठीक है। तो अगर स्केलर है तो चाहे R12 लिखो चाहे R21 लिखो, बात एक ही है। Q1 Q2 लिखो या Q2 Q1 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। डन हो गया इतना। चलिए, दैट विल बी द 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम फॉर 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम। ये डन हो गया है ना। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब अगर मेरा डेरिवेशन मेरे को n पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए करना होता तो कैसे करते हैं वो समझिए।
देखिए n पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए इसको कुछ इस तरीके से किया जाएगा। फॉर n पॉइंट चार्ज सिस्टम, ठीक। देखिए आप अगर आप फॉर्मेट देखेंगे n पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए तो आपको क्या पता चलेगा, वो फॉर्मूला देखिएगा। तो हम बोलते हैं कि फॉर्मूले में एक तो आता है k और दो आते हैं चार्ज, तो हमने लिखा दो चार्ज, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी फॉर n पॉइंट चार्ज सिस्टम, ठीक है। डिवाइडेड बाय फॉर्मूला में आता है r, फिर 1 2 1 3 कुछ भी आ सकता है, तो r आएगा, ये चीज़ें आएंगी। k तो सभी में ऐसा का ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ पर हम बोलते हैं कि जब हम इनको गौर करते हैं इन फॉर्मेट को, तो Q1 के साथ में कभी Q1 नहीं आता। Q1 Q2 से मल्टीप्लाई है, Q1 Q3 से, मतलब नेक्स्ट चीज से मल्टीप्लाई हो सकता है, ये दोनों सेम नहीं है। तो अगर मैं इसको I मान लेता हूँ, समझिए, तो मैं इसको क्या मानूंगा, J, आई विल कंसिडर इट एज J, ठीक है, अलग अलग होने चाहिए। और अगर ये I और J है तो नीचे भी यहाँ पे I और J ही आने चाहिए, इसका मतलब ये हो जाएगा RIJ, ठीक है। n पॉइंट चार्ज के लिए आप जा रहे हैं तो इसका मतलब ये भी समझ लीजिए कि आपको समीशन में I की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर n तक जाना है, और J की वैल्यू भी आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक मूव करवानी है, 1 से लेकर n तक मूव करवानी है, ठीक। एक और कंडीशन लगाएंगे आप यहाँ पर, I शुड नॉट बी इक्वल्स टू J, I कभी भी J के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो ऐसा हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक। इतना आप सभी को समझ में आता है। इस फॉर्मेट के आगे 1/2 और लगेगा, ये 1/2 बच्चों को नहीं समझ में आता, ये क्यों लगा, कोई मेरे को बता सकता है? सोचना इस चीज़ को, ये मैथमेटिकल है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। लेट्स सपोज कीजिए कि आपके पास में 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम ही है ना। आपने कंसिडर किया कि n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3, ठीक है। n कितना भी हो सकता है, 10 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए भी आप बना सकते हो, ठीक। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल ही बता रहा हूँ कि 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम्स के लिए इससे कैसे फॉर्मूला बनाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको सेट पता होने चाहिए, सेट मतलब कॉम्बिनेशन पता होने चाहिए कि कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे। तो हमने क्या करना है वो समझिए। हमने बोला कि 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम है, तो I की वैल्यू अगर 1 है, I की वैल्यू अगर 1 है तो J की वैल्यू क्या हो सकती है, तो J की वैल्यू 1 नहीं होगी, 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो J कैन बी 2 and 3, यही हो सकता है। फिर जब आप I की वैल्यू कितनी लेंगे, 2 लेंगे, तो J की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 1 होगी या 3 होगी, लेकिन 2 नहीं होगी, ठीक। जब आप I की वैल्यू 3 लेंगे तो आप J की वैल्यू को कंसिडर करेंगे 1 and 2, 3 नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आया। तो आपने कितने सेट बनाने हैं I और J के, तो समझिए मैं पहला सेट बना रहा हूँ इससे और इससे। तो मेरे फॉर्मूले में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में आएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, ठीक है। फिर दूसरा सेट बनाएंगे 1 और 3 से, तो ये हो जाएगा K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13, डन। फिर नेक्स्ट पे आओ, 2 और 1 से सेट बनेगा, K Q2 Q1 या Q1 Q2 लिख सकता हूँ, मैंने आपको बताया था। फिर R21 लिखो चाहे R12 लिखो, बात एक है, अभी तो ऐसा लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट सेट बनेगा 2 और 3 के बीच में, तो ये हो जाएगा K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। फिर नेक्स्ट सेट देखो, 3 और किसके लिए, 1 के लिए, तो इट विल बी प्लस K Q3 Q1 डिवाइडेड बाय R31 प्लस 3 और 4 के लिए नेक्स्ट सेट, तो K Q3 Q2, सॉरी 4 नहीं है 2 है, सॉरी R32। हो गया क्या?
ये फॉर्मूला बनता अगर मैं 1/2 नहीं लगाता। अब मेरे को इस फॉर्मूले के आगे 1/2 लगाने से क्या फ़ायदा हुआ वो समझिए। अभी तो पहले इसी को ही कंसिडर करो, 1/2 अपन बाद में लगाएंगे। आप गौर करेंगे कि ये Q1 Q2 यहाँ पर भी है, Q1 Q2 यहाँ पर भी है। R12 लिखो चाहे R21 लिखो, बात एक ही है। तो मैं इन दोनों को देखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 2K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? चलिए फिर आगे देखो, K Q1 Q3 यहाँ पर भी है और Q3 Q1 यहाँ पर भी है, दिख रहा है? 2 बार आ रहा है ये सेट भी, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13। डन। फिर इसके बाद में देखो ये और ये Q2 Q3 भी 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। पता चला? अब आप क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक। 2 को कॉमन लेने पर क्या वो फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक जैसा है? नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो सभी सेट के साथ में 2 आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या 2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसका मतलब मेरे को इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 1/2 इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो सभी के 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला अचीव होगा क्या 3.4 सिस्टम वाला? होगा ना अचीव, ठीक। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ता है, 1/2 लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर 1/2 नहीं लगाएंगे तो हर एक सेट अपने आप को रिपीट करेगा या फिर ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें एक सेट एक बार ही यूज करना है, इसलिए हमें फॉर्मूला में 1/2 और इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। बात समझ में आई क्या? चलिए, तो ये ध्यान में रखना, इतना करने के बाद में ये ज़रूर करके आना है, 1/2 और लगा करके आना है। चलिए, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक। अब यहाँ पर ये जब भी अपन ने बात करी बच्चों, तो ये वैक्यूम की बात कर रहे हैं, है ना, या फिर इनिशियली जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पोटेंशियल नहीं था, पोटेंशियल वो 0, ठीक। लेकिन क्या कोई ज़रूरी है कि हमेशा जिस पॉइंट पे आप लेकर के आओ वहाँ पर पोटेंशियल 0 ही हो, है? इनिशियल चार्ज आप जहाँ पर लेकर के आ रहे हैं वो वहाँ पर .0 ही हो, सॉरी पोटेंशियल 0 ही हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे थे किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक और उस पॉइंट पे पहले से पोटेंशियल था, तब क्या करोगे? उस केस के अंदर हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए, ये पॉइंट जो है वो CBSE वाले बच्चों के लिए है, लिख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख सकते हैं। और मैं इसे स्पेसिफाई ही कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इन ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। हम 2 पॉइंट चार्जेस के लिए ही बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी for 2 point charge system in external field, मतलब पहले से वहाँ पर फील्ड है ना। चलिए, इसको समझने के लिए देखो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आप मान लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं, ऐसा मान लीजिए, ये अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल होगा। यूनिफॉर्म है तो यहाँ पर लेट सपोज करो V1 पोटेंशियल, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3, यहाँ पे V4, ठीक है, ऐसा पोटेंशियल होगा, ठीक। अब आप क्या कर रहे हैं वो समझिए। आप लेकर के आ रहे हैं Q1 चार्ज को, कौन से चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, Q1 चार्ज को, कहाँ तक, लेट सपोज कीजिए कि पॉइंट P1 पर लेकर के आ रहे हैं, ये पॉइंट P1 है, ठीक है। इस पॉइंट पे आपने कौन से चार्ज को लेकर के आना है, Q1 चार्ज को लेकर के आना है। फिर Q1 चार्ज को लाने के बाद में आप Q2 चार्ज को लेकर के आ रहे हो, यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट है, दैट पॉइंट इज P2,
और इस P2 पॉइंट पे आप कौन से चार्ज को लेकर के आ रहे हो, Q2 चार्ज को लेकर के आ रहे हो, तो दो चार्ज आ गए और इन दोनों चार्ज को लाने में जितना वर्क डन होगा वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। चलिए तो अब समझना है, क्या समझना है वो समझिए। देखिए क्या सबसे पहले अपन Q1 चार्ज को लेकर के आ रहे हैं P1 पॉइंट पे, ठीक है, एंड वेयर, अब ये P1 पॉइंट जो है इसका खुद का एक पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पे पहले से पोटेंशियल है, एंड वी नो द पोटेंशियल एट P1 पॉइंट इज V1। इस P1 पॉइंट पे पोटेंशियल कितना मान करके चल रहे हैं अपन, V1 मान के चल रहे हैं, या VR1 भी लिख सकते हैं, मोस्टली बुक्स VR1 भी लिख देती है। चलिए अब समझिए क्या करने वाले हैं। देखिए वर्क डन in bringing Q1 charge from infinite to point P1। देखिए P1 पॉइंट पे पहले से पोटेंशियल था, तो इस बार जो आपका वर्क डन होगा दैट विल बी W1, और यहाँ पर क्या होगा, तो हमने बोला Q1 चार्ज को मूव कर रहे थे, दैट विल बी Q1, और यहाँ पर पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट P1, ठीक है, और P1 पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, V1 है, तो वो अपन ने लिख दिया Q1 इंटू V1। अब V1 की वैल्यू जो दी हुई होगी वो हम यूज़ करेंगे, अभी हमें पता नहीं है, हमने बोला कि बस V1 है, ठीक है। अब आ चुका ये Q1 चार्ज, अब हमारे सिस्टम में एक तो Q1 चार्ज पहले से है, ठीक है, और हर एक जगह अलग अलग पोटेंशियल भी है। तो जब आप Q2 चार्ज को लेकर के आओगे, समझना Q2 चार्ज को कहाँ से, इनफाइनाइट से इस पॉइंट पर लेकर के आओगे, P2 पे लेके आओगे, तो पहला तो क्या होगा, P2 पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, दैट विल बी V2। तो एक तो वर्क डन होगा Q2 इंटू V2, वो होगा। दूसरा, अरे ये Q1 चार्ज भी तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐड हो गया है, ये भी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल डालेगा, नहीं डालेगा, कितना के, इन दोनों के मिड का डिस्टेंस लिख लो, ये R मान लो या R12 मान लो, ठीक है। तो Q1 चार्ज के कारण भी तो यहाँ पर पोटेंशियल होगा, एक पोटेंशियल तो पहले से प्री एग्जिस्ट कर रहा था, दैट वाज V2, ठीक है, और एक पोटेंशियल किसके कारण, Q1 के कारण, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। देखिए नाउ वर्क डन in bringing Q2 charge from infinite to P2 point। समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, वो वर्क डन क्या होगा, तो कौन से चार्ज को मूव करवा रहे हो, Q2 को। फिर P2 पॉइंट के ऊपर अगर हम समझें तो P2 पॉइंट पे पहले से जो पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा था दैट पोटेंशियल वाज V2, ठीक है, प्लस इस P2 पॉइंट पर Q1 चार्ज के कारण भी तो पोटेंशियल है, तो आप लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज। ये VQ1 क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज है, ठीक है। चलिए फिर ये क्या हो जाएगा, आंसर है Q2, V2 जो दिया हुआ होगा किसी न्यूमेरिकल में वो देखा जाएगा, प्लस Q1 चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल है, आंसर है K Q1 डिवाइडेड बाय R12, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट विल बी Q2 इंटू V2 प्लस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, दैट विल बी द वर्क डन। इसे W2 लिख दीजिएगा, W1 वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और इसे कहती है अपन इक्वेशन नंबर सेकंड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा, टोटल वर्क डन, यही तो होगा, ठीक है। तो हमने लिखा टोटल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस क्या हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी U एंड दैट विल बी W1 प्लस W2। W1 की वैल्यू कितनी है, Q1 V1, W2 की वैल्यू कितनी है, Q2 V2 है, ठीक, प्लस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। बहुत सारी बुक्स में बच्चों इस V1 की जगह VR1 लिखा हुआ है, क्योंकि इस पॉइंट P1 का पोजीशन वेक्टर वो R1 मांगते हैं, ठीक है। तो उस केस में वो क्या लिखते हैं, Q1 इंटू VR1, पोटेंशियल एट R1 पोजीशन वेक्टर, ठीक है, प्लस
Q2 इंटू इस वाले का आप पोजिशन वेक्टर R2 लिखो, तो फिर आप क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल ड्यू टू R2, सॉरी पोटेंशियल एट R2 पोजिशन वेक्टर, और प्लस के की जगह आप सभी को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। ये भी सही है और ऊपर वाला भी सही है, दोनों ही सही है। बस आपको पता होना चाहिए, आप डायग्राम में आप पहले से बता करके आए कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो या तो यही करो या यही करो, दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर लो, दोनों ही परम सत्य हैं, ठीक है, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ एक्सटर्नल फील्ड वाला भी आप लोगों को क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। सिंपल ही है, बस वो पोटेंशियल ऐड होता जाता है और कुछ नहीं है, ठीक। चलिए, तो अगर 3.4 सिस्टम के लिए बोलते एक्सटर्नल फील्ड में, तो क्या होता, ये आता Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस Q3 V3, और फिर ये वाला 3.4 सिस्टम वाला ऐड कर देते, वो 3 पार्ट लिखे थे ना, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 प्लस के Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस के Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23, वो और आ जाता। 3 स्टेप यहाँ बढ़ती, 3 स्टेप इस तरीके की बढ़ जाती है ना। चलिए, लेकिन इतना ज़्यादा जाता नहीं है एक्सटर्नल फील्ड में, वो 2.4 सिस्टम से ज़्यादा नहीं जाएगा, आप चिंता न करें, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं बच्चों, देखो कुछ बच्चे बोलेंगे सर न्यूमेरिकल नहीं करवाते, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, लास्ट वाले जो वीडियो लेक्चर बनेंगे बच्चों, वो न्यूमेरिकल्स के ही बनेंगे। और अगर आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है इस वीडियो के एंड में और वीडियो की शुरुआत में दोनों में शो हो रहा होगा, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को मैं एक लाइन अप कर लूँगा और फिर उसके लिए एक और अलग से वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर न्यूमेरिकल के अंदर ज़्यादा इशू नहीं आता है, ठीक है। ओके, ऑलराइट, तो हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।